Hello everyone, today we are discuss about the introductory part of pharmacology. Let's get started. जो हमारा वर्ड होता है फार्माकोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है। ये हमारे ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है। एक होता है हमारा फार्माकॉन, दूसरा हमारा होता है लॉगस। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग, लॉगस मीन्स होता है साइंस। ठीक है, द वर्ड फार्माकोलॉजी इट इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, combination of two Greek words, pharmakon and logos. Pharmakon means drug and logos means science. The science of drug dealing with the study of desirable and undesirable effect. Mainly हम फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? इट इज़ अ साइंस ऑफ ड्रग। मेनली इसमें हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, डीलिंग विद द प्रॉपर्टी ऑफ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन द बॉडी। ठीक है, फार्माकोलॉजी क्या होता है? ये स्टडी होता है ड्रग्स का। डिफरेंट डिफरेंट जो ड्रग्स होती हैं उनकी स्टडी हम करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर ही, और उसका एक्शन कि हमारे बॉडी में वो क्या एक्शन शो कर रहा है उसके बारे में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या होती है? तो इसकी ये 5 हमारे मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, फार्माको डायनेमिक्स हो गया, फार्मेसी हो गया, टॉक्सिसिटी हो गया, एंड फार्मेकोथेरेपेटिक्स हो गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि इसमें हम पढ़ते क्या हैं। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स में हम लोग मेनली पढ़ते हैं व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग। ठीक है, हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स ड्रग। ठीक है, इसमें देखिए दोनों फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेको डायनेमिक्स दोनों दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स में होता है व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग, इसमें क्या होता है व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, इसमें हम फार्मेसी में हम डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशंस पढ़ते हैं। प्रिपरेशन सुटेबल डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। टॉक्सिसिटी एकदम अलग से स्टडीज़ है जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स या फॉर्मुलेशन, उसका हम फर्दर स्टडी टॉक्सिसिटी के अंदर करते हैं कि जो हमने प्रिपरेशंस बनाए हैं वो ऐसा तो नहीं कि बहुत टॉक्सिक है। फार्माकोथेरेपेटिक्स इसके अंदर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं यूज़ ऑफ ड्रग के बारे में, हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, ये आपको मैं फिर से बता दे रही हूँ कि फार्माकोलॉजी की हमारे 5 मेजर पार्ट्स होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्मेसी, टॉक्सिसिटी एंड फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम मेनली पढ़ते हैं व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग। फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी। फार्मेसी में पढ़ते हैं प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेस फॉर्म के बारे में। टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग मेनली टॉक्सिक इफेक्ट्स पढ़ते हैं, हमारे फार्माकोलॉजिकल जो भी हमारी प्रिपरेशंस होती हैं। अब फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं यूज़ ऑफ ड्रग के बारे में। अब हम एक एक करके इन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा फार्माकोथेरेपेटिक्स। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द क्योर ऑफ डिसीज और रिलीफ ऑफ सिम्टम्स एंड इंक्लूड द ड्रग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमारा फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ अ मेनली यूज़ ऑफ ड्रग ना, यूज़ ऑफ ड्रग होता है ये फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन का ब्रांच है जो कंसर्न करता है to cure of disease और relief of symptoms include the drug treatment। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? तो क्योर ऑफ डिसीज़, हाँ हम लोग डिसीज़ का क्योर करते हैं, और जो भी हमारे कोई भी मान लीजिए डिसीज़ किसी को हो गया तो उसके जो भी सिम्टम्स होंगे उनसे हम लोग क्योर करते हैं। ये हमारा फार्माकोथेरेपेटिक्स हो गया। अब फार्मेसी के अंदर देखिए इसमें थोड़ा सा ही है, इसमें फार्मेसी के अंदर क्या क्या है? फार्मेसी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। इट इज़ द साइंस ऑफ इट फार्मेसी। व्हाट इज फार्मेसी? इट इज़ अ साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सेलेक्शन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस। देखिए फार्मेसी के अंदर इतना चीज़ें आती है। सबसे पहले तो अगर मान लीजिए आप कोई भी प्रिपरेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। आपको
चॉइस ऑफ ड्रग जो है, अगर किसी का प्लांट आइडेंटिफिकेशन है तो वो आपको प्रॉपर आना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, उसके बाद सिलेक्शन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें भी वैरायटीज़ होती हैं, भी कौन से पार्ट से हमको एक्सट्रैक्शन करना है, ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस हमको आना चाहिए। फिर उसके बाद हमने सिलेक्शन भी कर लिया तो उसके बाद हमको उसको प्रिजर्वेशन आना चाहिए कि उसको हम लोग प्रिजर्व करके रख सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उसका अच्छे से प्रिजर्वेशन नहीं किया तो उसका जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारा लॉस हो गया। फिर स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, उस स्टैंडर्डाइजेशन के बाद कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडिंग के बाद फिर डिस्पेंसिंग होता है, ठीक है। डिस्पेंसिंग में हमारा क्या कहते हैं, मेडिसिन जो भी हमारी होती है उसको शोल्ड करने के लिए मार्केट में भेज देते हैं। तो ये फार्मेसी के अंदर इतने सारे आते हैं। इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सेलेक्शन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस। फार्माकोपियाज, ठीक है, it is an official code containing a selected list of the established drug and the medicinal preparation with a description of their physical properties and tests for their identity, purity and potency, ठीक है। एग्जाम्पल आईपी हो गया, पीपी हो गया, यूएसपी हो गया। अब देखिए फार्माकोपिया क्या होता है, तो इट इज़ एन ऑफिशियल कोड। जो हमारा फार्माकोपिया होता है ये हम एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं। जैसे हम कोई भी मेडिसिन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी फॉर्मुलेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हमारे फार्माकोपियाज में एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि हम क्या कॉम्पोजिशन रखेंगे, किस कॉम्पोजिशन में हम उसको ऐड करेंगे, अपने जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, एक उसका सारा इफेक्ट उसका कितना होगा, एक्शन कैसे होगा, वो सारा कुछ मेंशन है ऑलरेडी, जो भी हमारे स्टडीड मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस है हमारी, ठीक है। तो इट इज़ एन ऑफिशियल कोड, ये ऑफिशियल कोड है कंटेनिंग अ सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ एस्टैब्लिश्ड ड्रग, ठीक है, जिसमें सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ एस्टैब्लिश, जो हमारी ड्रग हमारी जो एस्टैब्लिश हो चुकी है, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड ड्रग एंड मेडिसिनल प्रिपरेशंस, ठीक है, विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में, प्योरिटी के बारे में, पोटेंसी के बारे में, आईपी वगैरह। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपिया होता है, बीपी का होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया होता है, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। ये हम 3 फार्माकोपिया हमारे स्टैंडर्ड फार्माकोपियाज में आते हैं, जिनका हम अपनी मेडिसिन का प्रिपरेशन बनाने में यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, ठीक है। अब ड्रग क्या होता है, तो ड्रग इज एनी सब्सटेंस, ड्रग इज एनी सब्सटेंस any substance or product that is used to intended to be used to modify the physiological system and the pathological state for the benefit of recipient, ठीक है। अब देख लीजिए, मान लीजिए कोई पर्सन है वो बीमार है, ठीक है, उसने एक मेडिसिन खाया, मान लीजिए उसने कोई ड्रग का कंजप्शन किया, तो अब हमारा ड्रग क्या होता है, तो ड्रग इज अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है वो, क्योंकि मेडिसिन भी एक सब्सटेंस ही है। और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई, वो किस लिए ले रहा है, अब मॉडिफाई करने के लिए अपने फिजियोलॉजिकल सिस्टम को, और क्योर करने के लिए अपने पैथोलॉजिकल स्टेट को, ठीक है, जिसकी वजह से वो बीमार हुआ है, तो उसको क्योर करने के लिए पैथोलॉजिकल स्टेज फॉर द बेनिफिट ऑफ रिसिपिएंट, ये हमारा ड्रग हो गया। अब देखिए विलियम विदरिंग ने 1789 में क्या कहा है, पॉइजन इन ए स्मॉल डोजेज आर द बेस्ट मेडिसिन। जो भी हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो स्मॉल डोजेज में भी बेस्ट में, अगर हम उनका स्मॉल डोजेज में यूज़ करते हैं तो वो भी एज अ मेडिसिन ट्रीट करता है, ठीक है। एंड यूजफुल मेडिसिन इन टू लार्ज डोजेज आर पॉइजनस, लेकिन हमारे जो यूजफुल हमको केमिकल स्ट्रक्चर्स या मेडिसिन या फॉर्मुलेशंस पता है, लेकिन उनका भी हम अगर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में, लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो वो भी एज अ पॉइजन हमारे बॉडी में डील करता है। अब ड्रग नेम्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे ड्रग का नेम रखते हैं। तो सबसे पहले इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, केमिकल, जेनरिक, ऑफिशियल एंड ब्रांड, ठीक है। तो उसका जो केमिकल नेम होता है वो मेनली उसकी केमिकल, जो हमारा उसका ड्रग का केमिकल कॉम्पोजिशन होता है या उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जो उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसके बेस पे हम उसका केमिकल नेम रखते हैं। जेनरिक नेम जो है ये सजेस्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, जो भी स्पेसिफिक कंपनी जो उसको मैन्युफैक्चर करती है वो जेनरिक नेम चूज कर सकती है एज पर देयर कन्वीनियंट। ऑफिशियल जो होता है इट इज लिस्टेड इन फार्माकोपियाज, जो ऑफिशियल नेम किसी भी ड्रग का होता है वो हमारे फार्माकोपियाज में मेंशन्ड होता है,
उसको कोई चेंज नहीं कर सकता या तो अपने हिसाब से नहीं रख सकता, क्योंकि वो फार्माकोपिया में मेंशन होता है, वो हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। वो किसी में भी हो सकता है, इंडियन फार्माकोपिया में हो सकता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया में हो सकता है, यूएसपी फार्माकोपियाज में हो सकता है। अब ब्रांड का है द ट्रेड और द प्रोप्रियरिटी नेम, ठीक है, ये ट्रेड का नेम है या फिर प्रोप्रियरिटी नेम है, तो इसको हम लोग एज पर देयर ब्रांड वो चूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर खुद से। अब मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि कोई भी मान लीजिए हमारा नेम है, कोई भी मेडिसिन है हमारी, ठीक है, उसका केमिकल नेम है 1,4 बेंजोडाइजेपिन एनालॉग, ठीक है, इसका नाम है। तो उसका जेनरिक नेम जो है एज पर मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो रखा गया है वो हो सकता है कि वो उसने अल्प्राजोलम रख दिया हो, कुछ भी रख दिया हो ऐसे मैच करता हुआ, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल नेम जो है हमारा, जो स्टैंडर्ड आई यूएसए की ये है हमारा एग्जांपल है, यूएसपी में है, तो अल्प्राजोलम उसका स्टैंडर्ड हमारा नेम है, ब्रांड नेम उसका अल्पेक्स रख दिया, ठीक है। द नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग, सोर्स मेनली हमारा वो होता है जहाँ कहाँ कहाँ से हम अपने ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे माध्यम है या मीडियम है जिसके द्वारा हमको अपना जो ड्रग है वो मिलता है। तो वो हो सकता है कि वो मिनरल से मिलता हो, एनिमल सोर्सेज से मिलता हो, प्लांट सोर्सेज से मिलता हो, सिंथेटिक सोर्सेज से मिलता हो। सिंथेटिक मेनली प्रिपरेशन होते हैं, बनाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता हो, या ड्रग प्रोड्यूस्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो भी हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो भी हम लोग क्लोन वगैरह बना के डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग का यूज़ कर करके मेडिसिन का फॉर्मुलेशन करते हैं, वो भी हो सकता है, एक सोर्स है हमारा, ठीक है। अब मिनरल्स में देख लेते हैं, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स बता दे रही हूँ। जैसे मिनरल से हमको कौन कौन से ऑब्टेन होते हैं, लिक्विड पैराफिन हो गया, ये हमको मिनरल से मिलता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ये भी मिनरल ही है। एनिमल सोर्स से हम अगर चले जाएंगे तो हमको इंसुलिन मिलता है, थायराइड मिलता है। प्लांट सोर्स में चले जाएंगे तो मॉर्फिन हो गया, क्विनिन हो गया, एट्सेट्रा, ठीक है। सिंथेटिक सोर्स में जो हम लोग प्रिपरेशंस खुद से बनाते हैं, सिंथेटिक उसको फॉर्मुलेट करते हैं, एस्प्रिन हो गया, सल्फोनामाइड्स हो गए हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर चले गए तो पेंसिलिन हो गया, अदर एंटीबायोटिक्स हो गए, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली हमारे बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया का यूज़ करके हम लोग उसका बना के और फॉर्मुलेट करते हैं मेडिसिन को, पेंसिलिन हो गया, ठीक है। ड्रग प्रोड्यूस बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे ह्यूमन इंसुलिन हो गया हमारा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके हम लोग ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मुलेशन का तैयार करते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हो गया है, तो ये हमारा द नेचर एंड द सोर्सेज ऑफ ड्रग हो गया, ठीक है। द ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस, अब देखिए ड्रग का डेवलपमेंट में कौन कौन सी प्रोसेसेस यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री, आपको उसकी केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, केमिस्ट्री। देन उसके बाद सिंथेसिस एंड उसका प्योरीफिकेशन। अगर मान लीजिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम आप पार्ट ले रहे हैं, जिस भी सोर्स से आपने अपना ड्रग को ऑब्टेन किया है, रॉ ड्रग को ऑब्टेन किया है, आपको उसकी केमिस्ट्री के बारे में पता, मतलब टेस्ट करके पता करेंगे उसका केमिस्ट्री की, हाँ इसमें ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। उसके बाद फिर वो अब एज इट इज़ हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं मिल जाएगा, तो उसका हम एज उसका सिंथेसिस करते हैं, उसको अलग सेपरेट आउट करके उसको प्योरीफिकेशन करते हैं। प्योरीफिकेशन जब होने के बाद उससे हम उसके एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट को फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो फॉर्मुलेशन किसी के भी फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, एनिमल फार्माकोलॉजी में उसका टेस्ट करते हैं, एनिमल के ऊपर उसका क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, एनिमल को देते हैं, ठीक है। अब एनिमल को देने के बाद क्या करते हैं, उसमें देखिए एनिमल को दो तरीके से होता है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, हम उसको टॉक्सिसिटी देखते हैं कि हम जो भी मेडिसिन फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा उसमें टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रही है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं, जब रैट है या कोई भी हमारा मान लीजिए एनिमल है, हम उस पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस पर हम जब उसको
वो डोजिंग करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, जब वो हमारा टॉलरेट कर लेता है, उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट हमको या कोई टॉक्सिक इफेक्ट हमको नहीं पता चलता है एक्सपेरिमेंट से अपने, तो उसका फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए उसका एप्लीकेशन करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई ऑर्गन अफेक्ट हो जा रहा है या कुछ भी। उसके बाद फिर उसका स्टडी, उसके बाद जब ह्यूमन में कोई एडवर्स इफेक्ट हमको नहीं मिलता है तो इसका स्टडीज़ हम लोग ह्यूमन में करते हैं। ह्यूमन में करने के बाद तब जाके हम लोग उसको ड्रग अथॉरिटीज़ को देते हैं टेस्ट करने के लिए। जब ड्रग अथॉरिटीज़ वेरियस टेस्ट करने के बाद जब वो लोग उसको सर्टिफाइड कर देती हैं कि हाँ ये ड्रग का कोई हमारा साइड इफ़ेक्ट नहीं है ज़्यादा या कोई भी बहुत डेंजरस एडवर्स इफेक्ट नहीं है ह्यूमन बॉडी में, उसके बाद फिर ये मार्केट में सोल्ड करने के लिए, डिस्पेंस करने के लिए भेजी जाती है। तो इन प्रोसेसेस से होके गुजरना पड़ता है किसी भी मेडिसिन को या किसी भी हमारे ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में। ये प्रोसेसेस हमारे मोस्ट कॉमन प्रोसेस है। हालांकि इसके मतलब छोटे मोटे प्रोसेसेस में बहुत सारे मिसिंग आउट हैं, लेकिन ये हमारे मेजर प्रोसेसेस है जिसको हर मेडिसिन को क्रॉस करना होता है। अब देख लेते हैं डोज वर्सेस डोजेज। डोज और डोजेज में फ़र्क क्या है? द क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड एट अ वन टाइम। ठीक है, जो भी क्वांटिटी में हम लोग, मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसका हेडेक हो रहा है, ठीक है, हेडेक हो रहा है तो वो गया नॉर्मली 500 मिलीग्राम की पैरासीटामोल टैबलेट को एक बार उसने खा लिया। ठीक है, उसने एक बार खा लिया, क्योर हो गया, मतलब उसका हेडेक था वो ठीक हो गया। नॉर्मली भी हम लोग ऐसा ही करते हैं केसेस में। ठीक है, तो ये एक मेडिसिन जो उसने एक टाइम पे खाई तो ये एक डोज हो गया। तो क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड एट अ वन टाइम, एक टाइम पे उसने जो खाया, ये हमारा 500 मिलीग्राम, ये पैरासीटामोल की टैबलेट, ये एक ड्रग हो गई, या हमारा एक डोज हो गया। ठीक है, लेकिन कोई है, मान लीजिए उसने एक ड्रग खा लिया, हाँ, अब उसका हेडेक ठीक नहीं हो रहा है, एक दिन 2 दिन ऐसे हुआ, ड्रग ठीक, मतलब उसका हेडेक नहीं ठीक हो रहा है, तो उसने वो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने उसको क्या बोला कि 500 मिलीग्राम की टैबलेट थ्राइस इन अ डे, 3 दिन 3 टाइम के लिए खाओ, 3 दिन तक खाओ। ठीक है, तो ये डोजेज हो गया। द अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट शुड बी गिवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओवर अ टाइम, ठीक है, गिवन ओवर अ टाइम, ये आप नोट करिएगा। डोज में एट वन टाइम होता है, डोजेज में ओवर अ टाइम होता है। द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट शुड बी गिवन ओवर अ टाइम, देखिए इसमें क्या है, 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल की टैबलेट थ्राइस इन अ डे, 3 दिन तक खानी है, 3 बार खानी है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया डोज और डोजेज में। अब देखिए कि ड्रग डोजेस फॉर्म, हाँ, ये हमारी जो भी डोजेस होती हैं ये किस किस फॉर्म में हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो टैबलेट के फॉर्म में ही हो। मैंने जैसे आपको एग्जांपल देके पहले समझाया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैबलेट के फॉर्म में ही ये एप्लीकेबल है। वो हो सकता है टैबलेट हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शन हो, इन्फ्यूज़न हो, हमारा कोई सोल्यूशन हो, क्रीम या ऑइंटमेंट हो, सस्पेंशन हो, एरोसॉल हो। तो बहुत सारे हमारे ड्रग डोजेस फॉर्म होते हैं, इनके अलावा भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेजर ड्रग डोजेस फॉर्म है जिनका हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब देख लीजिए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन का साइड देख लेते हैं, रूट देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमको ड्रग ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो इंटरल, जो हम लोग इंटरनल बॉडी में जिसको अपने बॉडी पार्ट्स में हम लेके जाते हैं अंतर तक। ठीक है, तो इंटरल में हम लोग देख ले रहे हैं, ओरल हो गया हमारा जो हम लोग मुंह से खाते हैं, सबलिंगुअल हो गया जो जीभ के नीचे रखते हैं, उसको हम लोग टैबलेट्स होती हैं उसको हम लोग जीभ के नीचे रखते हैं, वो हमारी सबलिंगुअल टैबलेट्स में आती हैं। रेक्टल हो गया जो हम लोग रेक्टम रूट से उसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, पेरेंट, ठीक है, पेरेंट्रल हो गए हमारे, ये इंजेक्टेबल भी इसको बोलते हैं, इसको हम इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं। इंट्रावेनस लेते हैं, डायरेक्ट वेन में लेते हैं, इंट्रामस्कुलर लेते हैं, डायरेक्ट हम मसल्स में लेते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में लेते हैं, ये हमारा दोनों के बीच का लेयर है। तो ये सबक्यूटेनियस टिश्यू हो गया हमारा, इसमें भी हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, ये 3 फॉर्म में हो गया। टॉपिकल जो होता है मेनली जो उसका हम अपने बॉडी सरफेस में उसका एप्लीकेशन करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, वो इंटरनेजल भी हो सकता है, इनहेलेशन हो सकता है, या इंट्रावेजाइनल हो सकता है। ये हमारा ड्रग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया।
कि हाउ द ड्रग इज गिवन, कैसे हम किसी को ड्रग देते हैं, किस किस फॉर्म में वो हो सकता है। तो वो हमारा इंटरल हो गया, ठीक है, इंजेक्टेबल फॉर्म में हो सकता है या टॉपिकल फॉर्म में हो सकता है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। आप देख लीजिए डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं इसमें, ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये हमारी इंट्रामस्कुलर है, ये हमारी फर्स्ट वाली हमारी ये इंट्रामस्कुलर है, ये हमारी इंट्रामस्कुलर है। ये हमारे डायरेक्ट मसल्स में आके ये मसल विथ वेन, देख लीजिए कि वेन को ये क्रॉस करते हुए मसल्स में इसका इंजेक्शन दिया जा रहा है। ये हमारी स्किन है, ये हमारी स्किन की लेयर है और ये एप्लीकेशन ऑफ इंजेक्शन दिखाया जा रहा है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी हमारी सबक्यूटेनियस है, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी सबक्यूटेनियस है। और थर्ड हमारी इंट्राविनस है, जो कि डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं इंट्राविनस में, जो भी हमारा ड्रग होता है वो डायरेक्ट हम वेन में डाल देते हैं, ठीक है। देखिए इंट्रामस्कुलर जो होती है उसमें क्या करते हैं, जो भी ड्रग है मसल्स में उसका मसल में रिलीज होता है, तो मसल में रिलीज होने के बाद वो क्या करते हैं धीरे धीरे उसमें एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो वेन्स के थ्रू हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट होने के बाद एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे उसको काम करना है, ठीक है, जहाँ पे उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो बाइंड आउट करके उसमें एक्शन शो करता है। सबक्यूटेनियस भी आप देख पा रहे होंगे, सबक्यूटेनियस है। और इंट्रावेनस में क्या होता है कि डायरेक्ट हम वेन में ही इसका इंजेक्शन कर देते हैं। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल डोजेस, इंट्रावेनस डोजेस, इंट्रावेनस इंजेक्शन जो होती हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एंड द सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर हम सबसे पहले सेफ्टी पर्पज से देखेंगे तो सेफ्टी पर्पज से सबसे सेफेस्ट हमारी ओरल होती है। ओरल क्यों होती है, देखिए जो हमारी इंजेक्शन होती है उसके लिए जो भी हमारे प्रैक्टिस डॉक्टर या प्रैक्टिस नर्स की हमको ज़रूरत होती है, ठीक है, वेल प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंजेक्शन लगा दे, तो उसमें रिस्क होता है, ठीक है। तो सबसे इसीलिए अगर सेफ्टी पर्पज से देखेंगे तो सबसे सेफ हमारा ओरल डोजेस फॉर्म है। उसके बाद हमारा इंजेक्शन में अगर आप आएंगे तो उसके बाद फिर हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, देन उसके बाद इंट्रामस्कुलर है एंड देन उसके बाद इंट्रावीनस है। कन्वीनियंस पे अगर आप चले जाएंगे कौन सा कन्वीनियंट ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट भी हमारा ओरल डोजेस फॉर्म है। ये सेफ्टी एंड कन्वीनियंस बोथ आर सेम, मतलब फिर उसके बाद ओरल है, देन सबक्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर, देन इंट्रावेनस है। कॉस्ट पे अगर चले जाएंगे तो कॉस्ट जो है सबसे हाई होता है इंट्रावेनस इंजेक्शंस का। ये हम लोग का एवरेज हम लोग लेके चलते हैं, एज आइडियल नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे ज़्यादा जो हमारी कॉस्टली होती है वो हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन हो गया, देन इसके बाद इंट्रामस्कुलर, देन सबक्यूटेनियस, देन ओरल डोजेस फॉर्म जो है हमारा, उसका कॉस्ट लोवेस्ट होता है। इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा 70 to 90% जो हमारी ड्रग होती है वो ओरल डोजेस फॉर्म में कोशिश किया जाता है कि उनको फॉर्मुलेट किया जाए, क्योंकि इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी है, पैकेजिंग और इसका सब कुछ बहुत अच्छा है। इसीलिए मोस्ट प्रेफर्ड हमारा ओरल डोजेस फॉर्म ही है। अब देख लेते हैं हाई एंड रिलायबल, ठीक है, कौन सा हमारा रिलायबल ज़्यादा है, तो बायो अवेलेबिलिटी के हिसाब से देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दे रही हूँ कि बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है। मान लीजिए कि हमने 500 मिलीग्राम का पैरासीटामोल टैबलेट का एडमिनिस्ट्रेशन किया अपनी बॉडी में, ठीक है। तो 500 मिलीग्राम का पैरासीटामोल जो हमने लिया, तो सारा हमें नहीं मिल जाता है कि 500 मिलीग्राम में हमको 500 मिलीग्राम का पूरा जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी बॉडी को मिल गया, तो ऐसा नहीं होता है। जो ये इसमें कुछ हमारा लॉस भी होता है, क्योंकि हम लोग इसको ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ओरल डोजेस फॉर्म में लिया, ओरल डोजेस फॉर्म में इसका डिसोल्यूशन होगा टैबलेट का हमारे इंटेस्टाइन में, देन एब्जॉर्प्शन होगा, देन सर्कुलेशन होगा, देन उसके बाद एक्टिव साइट में वो जाके रीच करेगा। तो इन सब प्रोसेसेस में क्या होता है, हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो वही हमारा बायो अवेलेबिलिटी होता है कि जो हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, कि हमने 200 मिलीग्राम का लिया टैबलेट या 300 मिलीग्राम का लिया, तो उसका कितना हमको कंस्टिट्यूएंट, मेन कंस्टिट्यूएंट प्रिंसिपल हमको मिल पाया, ठीक है।
तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा इंट्रावीनस होता है, जाहिर सी बात है इंट्रावीनस का ही होगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम लोग ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लड में ही कर देते हैं, तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ये आ जाता है डायरेक्ट। फिर उसके बाद इंट्रामस्कुलर और इंट्रा सबक्यूटेनियस का सेम ही होता है। सेम इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही ब्लड स्ट्रीम के बहुत पास में होते हैं, तो ड्रग धीरे धीरे रिलीज करके और वेन्स में पहुंच के एब्जॉर्प्शन होता है वेन में, देन सर्कुलेट होने लगता है हमारे बॉडी में। देन उसके बाद हमारा ओरल का बायोअवेलेबिलिटी सबसे कम है। मैंने आपको भी बताया कि इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होने के बाद जाके ड्रग अपने साइड तक पहुंच पाता है, इस वजह से इसका बायोअवेलेबिलिटी सबसे कम है। फिर इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऐसा जब हमें इमरजेंसी केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है तो क्या करते हैं कि हमें तुरंत ड्रग का एक्शन शो को चाहिए। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई भी इमरजेंसी केस है, तो उसमें हम लोग इतना नहीं वेट कर सकते हैं कि हम उसको ड्रग डोजेस फॉर्म देंगे, वो डिजॉल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी, देन एक्शन शो करेगी, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं, जो कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाके रिलीज होती है और तुरंत इफेक्ट शो करती है, पेशेंट को तुरंत एक्शन शो करती है। फिर उसके बाद इंट्रामस्कुलर हो, देन सबक्यूटेनियस, देन ओरल, सबसे डिले एक्शन शो करती है ओरल डोजेस फॉर्म। पेशेंट कंप्लायंस टू इसमें सबसे ज़्यादा होता है ओरल डोजेस फॉर्म का, देन सबक्यूटेनियस हमारा इंजेक्शन का, देन इंट्रामस्कुलर, देन इसके बाद इंट्रावीनस होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पूरा फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन देख लिया, उसके बाद मेजर पार्ट्स देख लिए। अब इसका वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसके सेकंड पार्ट में आपको और सारी चीज़ें बताऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।